हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फीटर टेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पुनः जिस प्रकार से एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, कुछ उसी प्रकार के पैटर्न को फॉलो करते हुए आज की इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वेल्डिंग और कास्टिंग के बाद अतिरिक्त मेटल को हटाने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, वेल्डिंग और कास्टिंग के बाद जो अतिरिक्त आपका जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल बच जाता है मेटल के जॉब के ऊपर, तो उसको हम हटाने के लिए फ्लैट चीज़ल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका फ्लैट चीज़ल। ठीक है, चीज़ल की बात करें तो ये एक प्रकार का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ ही इसके क्रॉस सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है कि इसका आकार कैसा होता है। तो याद रखिएगा, यह हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल यानी कि षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार का जो है आपका चीज़ल होता है। ठीक है, और चीज़ल जो होता है आपका हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और चीज़ल के पॉइंट को जो है हार्ड और टेम्पर किया जाता है, जबकि इसका जो हेड होता है इसे हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं। ठीक है, और चीज़ल का हेड जो होता है मशरूम हेड, जो एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि चीज़ल के मशरूम हेड को प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो याद रखिएगा कि चीज़ल का जो मशरूम हेड हो जाए, ठीक है, तो उसे हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए। और मशरूम हेड क्यों होता है? जब चीज़ल के ऊपर लगातार हैमरिंग करते हैं तो उसका जो हैमर जो होता है, जो हेड होता है, वो फैल जाता है, जिसे हम मशरूम हेड कहते हैं। ठीक है, और मशरूम हेड वाले चीज़ल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और मशरूम हेड को, चीज़ल को और सही करने के लिए हम उसके हेड को हम क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग करने के बाद फिर उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट आपको चीज़ल से याद रखना है। इसके साथ ही कुछ और भी क्वेश्चन है जो आपके से चीज़ल से संबंध पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे कि आपसे पूछते कि चेन ड्रिलिंग के बाद किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, चेन ड्रिलिंग के बाद जो है वेब चीज़ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे ही ऑयल ग्रूव बनाने के लिए हम जो है क्रॉस कट चीज़ल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ऑयल ग्रूव बनाने के लिए हम क्रॉस कट चीज़ल का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन का ज़्यादा डिटेल हम करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो जिससे आपको प्रॉब्लम होगा। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबी हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम समय में जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन का जो है आप लोगों को रिवीजन कराया जाए। और मैं, जैसा कि आप लोग नोटिस भी करते होंगे, मैं एक भी सेकेंड आपका फालतू नहीं लेता। ठीक है, मैं बस कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन का कम से कम समय में आपको रिवीजन कराया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल्फ होल्डिंग टेपर का अंतः कोण कितना होता है। तो याद रखिएगा, सेल्फ होल्डिंग टेपर का जो अंतः कोण होता है वो 2 डिग्री 51 मिनट और 51 सेकेंड होता है। तो इसका सेकंड का ऑप्शन हो गया आपका, ये आंसर हो गया 2 डिग्री 51 मिनट 51 सेकेंड। सेल्फ होल्डिंग टेपर का ये कोण होता है। ठीक है, टेपर की बात करें तो टेपर का प्रयोग किया जाता है असेंबली में आसान अलाइनमेंट और डिसअलाइनमेंट के लिए, आसान इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के लिए। ठीक है, टेपर की बात करें तो मैं आपको कल बता चुका हूँ कि टेपर जो होते हैं आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सेल्फ होल्डिंग टेपर और सेल्फ रेजिंग टेपर। सेल्फ होल्डिंग टेपर में आपके भी 2 प्रकार के टेपर होते हैं, एक मीट्रिक टेपर और एक मोस्ट टेपर। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और जब जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला टेपर है आपका मोस्ट टेपर है, ये भी आप याद रखिएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ही है आपका थर्ड नंबर का, कि उद्योगों में सबसे अधिक सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला टेपर कौन सा है। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक जो है हम इंडस्ट्रीज़ में मोस्ट टेपर का प्रयोग करते हैं। और मोस्ट टेपर जो है आपके 8 नंबरों में पाया जाता है, MT से लेकर 1 से लेकर के MT वो 1 से लेकर के आपका MT ये 6 तक पाया जाता है। और ड्रिलिंग के लिए जो है MT 1 से लेकर के MT 5 तक के मोस्ट टेपर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। ठीक है, टेपर आपसे पूछे मोस्ट टेपर कितने नंबरों में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 8 नंबरों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ड्रिलिंग के लिए कितने प्रयोग किए जाते हैं, तो MT 1 से लेकर MT 5 तक के मोस्ट टेपर ड्रिलिंग के कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे कल हम आपको बताए थे, तो पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मैं आपको कल बताया था कि जो मीट्रिक टेपर होता है उसका अनुपात होता है 1:20। तो इसको भी आप याद रखिएगा, मीट्रिक टेपर का जो अनुपात होता है 1:20 होता है। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिन टेपर, मीट्रिक टेपर, इनके रेशियो से पूछता है, तो ये आपका मीट्रिक टेपर का अनुपात है और पिन टेपर का अनुपात होता है 1:50 होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इन सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, और नर्लिंग पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, नर्लिंग क्या है। तो जॉब के एक क्वेश्चन सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि नर्लिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा, नर्लिंग जो है आपकी फॉर्मिंग प्रक्रिया है। ठीक है, इससे हमें किसी प्रकार का मेटल रिमूवल नहीं होता है, यानी कि मेटल की कटिंग नहीं करते हैं। ये एक प्रकार की फॉर्मिंग क्रिया है। ठीक है, और जिस प्रकार का पैटर्न होता है में आपका
नर्लिंग का पैटर्न, उसी प्रकार का पैटर्न जो है आपके जॉब पे जो है उभर के आता है, उसी प्रकार का जो है पैटर्न आपके जॉब के बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं बन गया कि नर्लिंग किस प्रकार की क्रिया है। तो याद रखिएगा ये प्रकार की फार्मिंग प्रक्रिया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नर्लिंग पैटर्न की बात करें तो आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका एक स्टेट हो गया नर्लिंग, ठीक है। उसके बाद हो गया स्टेट नर्लिंग हो गया, ठीक है। क्रॉस कट नर्लिंग हो गया, ठीक है। कॉनकेव हो गया, कन्वेक्स हो गया, ठीक है। और एक होता है डायमंड। ये आपके 5 आपके नर्लिंग के पैटर्न होते हैं। स्ट्रेट नर्लिंग, क्रॉस कट नर्लिंग, कॉनकेव, कन्वेक्स और डायमंड, ये नर्लिंग के 5 पैटर्न होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। नर्लिंग क्यों की जाती है जॉब के ऊपर, तो जिसे नर्लिंग की से जो क्या होता है कि जॉब के डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बढ़ता, थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो जॉब है उसकी अपीयरेंस जो होती है, मतलब उसकी जो देखने की जो क्या होती है क्वालिटी, वो अच्छी बढ़ जाती है। इससे नर्लिंग के मदद से क्या होता है, तो ग्रिपिंग पावर बढ़ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नर्लिंग का ये सब फ़ायदा है। उसका थोड़ा सा डायमीटर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, जॉब का नर्लिंग करने के बाद। और जॉब आपको अच्छा दिखाई देगा, हम जैसे कि आपको बता चुके गुड अपीयरेंस के लिए, ठीक है। और इसकी ग्रिपिंग पावर जो है बढ़ जाती है। कोई जॉब बहुत ही स्मूथ है तो उसके ऊपर आप नर्लिंग कर देंगे तो उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं, उसकी ग्रिपिंग पावर बढ़ जाती है। तो ये सारे नर्लिंग के बेनिफिट्स हैं, तो आप इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। नर्लिंग की अपेक्षा टर्निंग की अपेक्षा नर्लिंग में स्पिंडल स्पीड कितनी रखी जाती है। तो याद रखिएगा जो टर्निंग की स्पीड है वो आप काफ़ी अधिक होती है इन कंपेयर टू नर्लिंग। यानी कि नर्लिंग की अगर स्पीड आपकी 30 है, ठीक है, तो 30 का 1/3 हम कर लेंगे किस में, आपका नर्लिंग में। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 10, यानी कि अगर 30 RPM पे अगर आपकी हो रही है टर्निंग, ठीक है, याद रखिएगा, एक सेकेंड आप बता दो। 30 RPM पे अगर आपकी हो रही है क्या चीज़, टर्निंग, तो जो आपकी 10 RPM पे क्या होगी, आपकी जो है 10 RPM पे आपकी होगी नर्लिंग होगी, ठीक है। ये सॉरी, ये क्या होता है नर्लिंग का, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इससे इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। टर्निंग क्या होता है, तो टर्निंग का मतलब होता है घुमाना। जब लेथ मशीन के ऊपर जॉब को घुमाते हैं उसके स्पिंडल के हिसाब मदद से, तो उसी को हम क्या करते हैं, टर्निंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का कह रहा है कि सॉलिड फोर्जिंग टूल को किस धातु से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा जो सॉलिड फोर्जिंग टूल होते हैं उन्हें हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। इसके साथ ही जो अधिकतर कटिंग टूल है वो भी आपके हाई स्पीड स्टील से ही बनाए जाते हैं। हाई स्पीड स्टील के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम पाया जाता है। मैं आपको पुनः बता देता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम, जिसमें टंगस्टन की मात्रा 18%, क्रोमियम की मात्रा 4% और वेनेडियम जो होता है आपका 1%, इनका ये रेशियो होता है। ये आपका किसका रेशियो है, तो हाई स्पीड स्टील का, HS का, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका कंपोजिशन सब कभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि HS का कंपोजिशन क्या होता है। तो याद रखिएगा टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम, ठीक है, जिसमें टंगस्टन की मात्रा 18%, क्रोमियम की मात्रा 4% और वेनेडियम जो होता है आपका 1% होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अधिकतर जो कटिंग टूल्स है आपके हाई स्पीड स्टील के ही बनाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, वर्नियर कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा वर्नियर जो कैलिपर होते हैं आपके क्रोम वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्नियर कैलिपर की बात करें तो यह एक प्रकार का सूक्ष्म मापी यंत्र है, ठीक है। इसके लिस्ट काउंट की क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिएगा वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 मिलीमीटर होता है, ठीक है, मीट्रिक में। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना है, तो 0.02 मिलीमीटर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके वर्किंग प्रिंसिपल से जो संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, अगर थोड़ा सा लेवल अप करके पूछे तो पूछ सकता है कि वर्नियर कैलिपर का जो कार्य करने के सिद्धांत है वो कैसे कार्य करता है। तो यह याद रखिएगा, यह दो स्केलों के, ठीक है, अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है। वर्नियर कैलिपर 2 स्केलों के अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यह यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 स्केल, अब डिफरेंस ऑफ स्केल के आप इसको याद रखिएगा कि डिफरेंस ऑफ स्केल के माध्यम से यह क्या करता है, कार्य करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इससे एग्जाम पूछ सकता है कि दो जो स्केल होते हैं उनके डिफरेंस के सिद्धांत पे ये आपका वर्नियर कैलिपर काम करता है। वर्नियर कैलिपर के द्वारा आउटसाइड डायमीटर को, इनसाइड डायमीटर को, इसके साथ ही ब्लाइंड होल की गहराई को मापने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। वर्नियर कैलिपर के बारे में और सब थोड़ा डीपली जानकारी लेंगे। तो वर्नियर कैलिपर का जो आविष्कार है पैरी वर्नियर ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अगर पूछे तो आप इसको याद रखिएगा कि पैरी, ठीक है, पैरी वर्नियर ने जो है वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम हो सकता है पूछ ले।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर का, हाई स्पीड पर घूमने वाले जॉब को किस सेंटर द्वारा पकड़ा जाता है? तो याद रखिएगा, अगर किसी जॉब को अधिक स्पीड पर घुमानी हो तो उसके लिए हम रिवॉल्विंग सेंटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिवॉल्विंग सेंटर क्या है? तो यह प्रकार का लेथ एक्सेसरीज है जिसका प्रयोग करते हैं हम लेथ पर विभिन्न प्रकार के जो है टूल्स को पकड़ने के लिए। लेथ एक्सेसरीज क्या होते हैं? तो ये प्रकार का लेथ के उपसाधक होते हैं जिनके माध्यम से लेथ पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, इनकी मदद लेते हैं। तो याद रखिएगा, हाई स्पीड पर अगर किसी टूल को घुमाना हो तो उसके लिए हम रिवॉल्विंग सेंटर का प्रयोग करते हैं। तो आपका रिवॉल्विंग सेंटर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, जॉब के शार्प एज को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन करते हैं? तो याद रखिएगा, जैसे कि हम वर्कशॉप में किसी मेटल की कटिंग करते हैं, वो चाहे हेक्सा मशीन से हो, चाहे ग्राइंडर से हो, चाहे आपको क्या कहते हैं उसको लेथ मशीन पे कटिंग करें, ठीक है, जॉब को, तो उसके जो कुछ एज होते हैं आपके शार्प रह जाते हैं। तो शार्प एज से थोड़ा सा अगर उसमें अगर आप हाथ रखेंगे तो उसमें आपका जो है जो उसमें बर जो निकला रहता है उससे वो आपको आपके हाथ को जो है मतलब चोट पहुंचा सकता है, उससे आपका हाथ कट सकता है। तो इस वजह से हमें क्या होता है कि उसके जो बर होते हैं उनको आप जो है समाप्त करना जरूरी होता है। तो वही उसी को हम क्या करते हैं, शार्प एज यहाँ पे कहा गया है। करें कि जॉब के शार्प एज को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चैम्फरिंग कर देते हैं ताकि जो है आपका बर उसका जॉब का जो है समाप्त हो जाए। ठीक है, ताकि एक्सीडेंट्स को भी रोका जा सके। तो ये भी याद रखिएगा, जॉब के शार्प एज को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन करते हैं? तो हम चैम्फरिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, चैम्फरिंग ऑपरेशन आपका 2 प्रकार से किया जा सकता है, 30 डिग्री पे करें या 45 डिग्री पे करें। ठीक है, मैक्सिमम जो है आपका 45 डिग्री पे होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, कार्बाइड के प्रमुख एलॉइंग तत्व कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, कार्बाइड के जो मुख्य एलॉइंग तत्व है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो याद रखिएगा, कार्बाइड का जो है जो मुख्य एलॉइंग तत्व है वो आपका कार्बन और टंगस्टन है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। और टंगस्टन की बात करें तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित। सबसे अधिक जो गलनांक होता है वो टंगस्टन का ही होता है, लगभग 3380 के डिग्री सेल्सियस के बराबर इसका जो है गलनांक होता है। ठीक है, और यह जो है आपका जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो भी आपका टंगस्टन का ही बनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये टंगस्टन धातु से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, चेतावनी चिन्ह में होता है तो जो वार्निंग साइन होता है, सबसे पहले हम ये बता देते हैं आपको कि जो वार्निंग साइन होता है इसका आकार कैसा होता है। तो याद रखिएगा, जो वार्निंग साइन होता है इसका आकार जो होता है त्रिभुजाकार होता है, ट्रेंगुलर होता है। ठीक है, और इसमें जो इसका जो बैकग्राउंड होता है यह पीले रंग का होता है, ये बैकग्राउंड हो गया आपका पीले रंग का होता है। और जिस पे जो चिन्ह बना रहता है, ठीक है, वह जो है आपका काले रंग का होता है। बैकग्राउंड कलर जो है बैकग्राउंड पीले रंग का और उस पर काला चिन्ह का जो है इस पर बना रहता है। तो याद रखिएगा, चेतावनी चिन्ह का आकार जो होता है त्रिभुजाकार होता है, बैकग्राउंड पीले रंग का और चिन्ह जो होता है इसका काला रहता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, वैसे ही मैंडेटरी की बात करें, जो अनिवार्य चिन्ह होता है इसका बैकग्राउंड पूछता है अगर एग्जाम में, तो याद रखिएगा यह जो है नीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? नीले रंग का। ठीक है, मैंडेटरी साइन का। तो इस प्रकार के सेफ्टी साइन से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम पूछ सकता है। तो एक लिस्ट आप एक बार उन सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा सेफ्टी साइन से जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ चैप्टर ऑलरेडी उसने मेंशन कर दिए हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। या आपने अगर एग्जाम प्रीवियस ईयर में दिया होगा उसमें क्या नाम था उसका, सेप्टम 9 वाला, तो उसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि इस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग तैयार रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का, सेंटर पंच के पॉइंट एंगल का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, सेंटर पंच के पॉइंट एंगल का मान जो होता है ये 90 डिग्री होता है। और सेंटर पंच की बात करें तो इसका प्रयोग इसके जो है इसका प्रयोग किया जाता है ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए। हम क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट का जो है सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम किस पंच का प्रयोग करते हैं? तो सेंटर पंच के माध्यम से पहले पंचिंग की जाती है, तो ड्रिल का बीट उसमें रखा बैठ जाता है। ठीक है, ड्रिलिंग करने से पहले। और पंच की बात करें तो मुख्यतः आपके 2 प्रकार के होते हैं, प्रिंग पंच और सेंटर पंच। प्रिंग पंच आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक 30 डिग्री, ठीक है, और एक 60 डिग्री। और सेंटर पंच आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो सेंटर पंच का हमने डिस्कस कर लिया। प्रिंग पंच की बात करें तो ये आपका 30 डिग्री होता है, एक 60 डिग्री। 30 डिग्री होता है डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए। ठीक है, और जो 60 डिग्री होती है ये मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जो प्रिंग पंच 60 डिग्री होता है इसको कभी कभी डॉट पंच भी कहते हैं, कभी कभी किसी बुक में दिया जाता है आपसे, तो याद रखिएगा प्रिंग पंच 60 डिग्री को हम क्या कहते हैं, डॉट पंच भी कहते हैं। चलिए
अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर, माइक्रोमीटर के बैरल को किसके द्वारा समायोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, माइक्रोमीटर का जो बैरल होता है उसको एडजस्ट करने के लिए हम सी स्पैनर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें सी स्पैनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोमीटर की बात करें तो ये आपके नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, मीट्रिक में काफ़ी ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो इसको याद रखिएगा। और माइक्रोमीटर के द्वारा हम आउटसाइड डायमीटर की माप लेते हैं। कई प्रकार के माइक्रोमीटर मिलते हैं, जैसे कि इनसाइड मीटर माइक्रोमीटर, आउटसाइड डायमीटर और आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग भी अलग अलग होता है। आउटसाइड डायमीटर की बात करें तो आपके बाहरी जॉब की व्यास को जो है बाहरी जॉब के बाहरी डायमीटर को मापने के लिए हम आउटसाइड डायमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर का, मीडियम कार्बन स्टील के स्पार्क को टेस्ट करते समय किस प्रकार की चिंगारी उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा, जैसे कि फोर्जिंग ऑपरेशन करते समय अगर अब क्या होता है कि कभी कभी हमें जो है टेम्परेचर को मापने का कोई साधन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कार्य तो करना है वर्कशॉप में, तो हम क्या करेंगे उस समय जो है, सॉरी ये क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा हम वो ठीक है, क्वेश्चन सही है आपका। ठीक है, कह रहा है कि मीडियम कार्बन स्टील के स्पार्क टेस्ट करते समय किस प्रकार की चिंगारी बनती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जैसे कि मेटल होते हैं उनको हम अलग अलग टेस्ट के माध्यम से उनको हम पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका किसी मेटल पर हैमरिंग करके, ठीक है, उसको स्क्रैचिंग करके और उसको स्पार्क टेस्ट के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। और स्पार्क टेस्ट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो टूल होता है उसको ग्राइंडिंग व्हील पे क्या करते हैं, रगड़ते हैं और जिससे उससे क्या होती है, चिंगारी निकलती है। तो मीडियम कार्बन स्टील से जो आपकी पीले रंग की चिंगारी निकलती है। तो इससे अगर कोई ऐसा टूल है, अगर आपको पता नहीं कि कौन सी धातु का है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, ग्राइंडिंग व्हील पे ले जाएंगे और उसको वहाँ पे क्या करेंगे, उसको रगड़ेंगे। तो रगड़ने से क्या होगा, उसमें से स्पार्क निकलेगा और अगर स्पार्क आपका पीले रंग का निकलता है तो इसका मतलब आपकी जो टूल है वो आपके मीडियम कार्बन स्टील का है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपका, कौन सा प्लास्टिक गर्म करने पर हार्ड हो जाता है? तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक होते हैं गर्म करने पे वो सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसको गर्म करने पर वो हार्ड हो जाता है। तो कौन सा प्लास्टिक है, तो आप इसको याद रखिएगा, यह है आपका थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें आपके अलग अलग प्रकार की इपॉक्सी और भी अलग अलग इसके प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा। कम से कम ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि कौन सा प्लास्टिक गर्म करने पर हार्ड हो जाता है। तो आप यहाँ से आप याद रखेंगे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर हार्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर, ड्यूरेलिमिन और हिंडोलियम एलॉय में कितने प्रतिशत एल्युमिनियम होता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। ड्यूरेलिमिन और हिंडोलियम एलॉय में जो है आपका 95% तक एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम जो की बात करें तो ये सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो एल्युमिनियम होती है। ठीक है, एल्युमिनियम से क्वेश्चन कई सारे एग्जाम पूछता है। तो एल्युमिनियम क्या, अगर आपसे अयस्क पूछे तो याद रखिएगा, जो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एल्युमिनियम किस धातु के अयस्क से प्राप्त होता है, तो आपका याद रखिएगा बॉक्साइट से प्राप्त होता है। ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन है, ये फेमस, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर, बड़े और भारी कंपोनेंट्स पर ड्रिलिंग करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, बड़े और भारी कंपोनेंट्स पर ड्रिलिंग करने के लिए हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। इसके साथ ही ये क्वेश्चन आपसे और पूछता है ड्रिलिंग मशीन से संबंधित कि जहाँ पे विद्युत की सुविधा ना हो, ठीक है, वहाँ पे कौन सी ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, जहाँ पे विद्युत की सब सुविधा ना हो वहाँ पे हम रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन आपका है रेडियल ड्रिलिंग मशीन भारी और बड़े और भारी कंपोनेंट्स पर प्रयोग करने के लिए जो है ड्रिलिंग करने के लिए रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पे विद्युत की सुविधा ना हो वहाँ पे हम जो है रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो आपके हैंड ड्रिलिंग मशीन होती है, ठीक है, उसमें आपका बेवल गियर दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ड्रिलिंग मशीन की बात करें तो ये आपका प्रयोग किए जाते हैं किसी भी जॉब के अंदर गोल सुराख करने के लिए। ठीक है, और यह एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके पॉइंट एंगल की बात करें तो 118 डिग्री होता है, लेकिन ये आपके मेटल के हिसाब से या चेंज भी होता है। तो नॉर्मली आप याद रखें पॉइंट एंगल का मान 118 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, वर्कशॉप की गैंगवे का रंग कैसा होता है? तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी आप वर्कशॉप में एंट्री करें तो वर्कशॉप में गैंगवे बने रहते हैं, यानी कि वो आपका मार्ग होता है चलने का, उसी पे आपको अलाउ है चलने के लिए। अगर आप इधर उधर जैसे कि वर्कशॉप में भागेंगे तो हो सकता है कि आपको कहीं पे कोई पार्ट्स रखा हुआ, कहीं पे कोई टूल रखा हुआ, तो आपको चोट लग जाए, आपका मतलब किसी प्रकार कोई एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए वर्कशॉप में क्या है, एक लोगों को चलने के लिए, जो वर्कर हैं उन सभी को, एम्प्लॉय हैं उन सबको चलने के लिए क्या होता है, वर्कशॉप में एक गैंगवे बनाया जाता है। ठीक है, वो आपके हरे रंग का होता है। ठीक है, हरे रंग ऐसा ही आपको पता है कि हरे रंग जो है आपका जो है आपका क्या होता है, ये आपका सुरक्षा का चिन्ह होता है। मतलब सुरक्षा का मतलब कि ये
अलाउ करता है चीज़ों को, जैसे कि ट्रैफिक में हम क्या करते हैं, हरा बत्ती जल जाता है तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे इस उसका मतलब वही है कि आप इस पे अलाउ है, इस मार्ग पे आप जा सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गैंगवे कहते हैं। तो वर्कशॉप में गैंगवे का जो रंग होता है वो आपका हरा रंग का बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है घुमा के कि वर्कशॉप में हमें कहाँ पे चलना चाहिए, तो वो गैंगवे पे फॉलो करना चाहिए, गैंगवे को जो है गैंगवे के माध्यम से चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 नंबर का, और 9 क्वेश्चन है आपका, वर्कशॉप में धुआं होने की उपस्थिति में फायर अलार्म सिस्टम को सिग्नल कौन देता है। तो याद रखिएगा, वर्कशॉप में अगर किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट होता है, कोई आग लगती है, तो आग लगने से क्या होगा, धुआं उत्पन्न होगा, और धुआं को डिटेक्ट करने का कार्य कौन करता है, स्मोक डिटेक्टर करता है। ठीक है, यह करता क्या है, जहाँ पे कभी आग लगती है तो वहाँ से जो धुआं निकलता है उसको डिटेक्ट करके जो है आपको क्या कहते हैं, उसको जो अलार्म होता है उसको आपको वो सिग्नल दे देता है। ठीक है, और अलार्म को बजा देता है। अलार्म जो है इससे आपका अलार्म की बत्ती भी जलने लगती है, और उसमें विजुअल और ऑडिबल, ठीक है, दोनों प्रकार के अलार्म का सिग्नल बजने लगता है। तो याद रखिए, वर्कशॉप में धुआं की होने की उपस्थिति में फायर अलार्म सिस्टम को सिग्नल कौन देता है, तो स्मोक डिटेक्टर देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर का, तारों में लूप के आकार बनाने के लिए किस प्लायर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, तारों में लूप के आकार को बनाने के लिए या लूप बनाने के लिए हम राउंड नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप इसकी बात करें क्या कहते हैं प्लायर की, तो आपके कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्लायर किस धातु के बनाते हैं, तो आपके कास्ट स्टील या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। टूल स्टील के बनाए जाते हैं, किसके, टूल स्टील के, याद रखिएगा, आपके टूल स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, टूल स्टील के बनाए जाते हैं क्या चीज़, आपके प्लायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉकेट और स्क्रू रिंच को प्राय किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, सॉकेट और स्क्रू रिंच को हम एलन की भी कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा कि सॉकेट और स्क्रू रिंच को हम क्या कहते हैं, एलन की भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर का, 1 सेंटीमीटर कितने इंच के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर में जो है आपका 0.3937 इंच होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि यूनिट और मेजरमेंट ये ऐसे चैप्टर है जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार एग्जाम देने से पहले इस टॉपिक जो हो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई भी अगर यूनिट से क्वेश्चन पूछे तो आप उसको एटलीस्ट उसका आंसर सही प्रकार से कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में ये होता है कि जब आप अगर आपको आंसर पता है तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे, नहीं आप सोचते रह जाएंगे तो आपका बस टाइम लॉस होता है और कुछ नहीं। ठीक है, इस पे से आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करिए, जितना भी समय बचा है आप लोगों के पास में रिवीजन करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए अधिक से अधिक, और एग्जाम में केवल उन्हीं क्वेश्चन का आंसर करिए जो पता है। फालतू में समय लगाने से बेहतर है कि आप उस नॉन टेक में अगर आपकी थोड़ी बहुत पकड़ है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समय दीजिएगा। ठीक है, वो आपके लिए वो प्लस पॉइंट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, माप लेने वाले टूल्स को कितने प्रकार के होते हैं। तो माप लेने वाले टूल की बात करें तो कहीं कहीं बुक में आपको 2 प्रकार का मिल जाता है, लेकिन याद रखिएगा ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक होता है डायरेक्ट रीडिंग और एक इनडायरेक्ट रीडिंग। ठीक है, उसी प्रकार का एक होता है फिक्स और एक होता है एडजस्टेबल। ठीक है, और एक होता है कि जो रीडिंग नहीं लेता है। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रकार के होते हैं, फिक्स, एडजस्टेबल, डायरेक्ट रीडिंग लेने वाले इंस्ट्रूमेंट और नॉन इनडायरेक्ट रीडिंग लेने वाले इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रकार के कुल होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आ गया। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, माइक्रोमीटर का एनविल किस धातु से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, माइक्रोमीटर का जो एनविल होता है, ठीक है, ये आपके एलॉय स्टील से बनाया जाता है। ये काफ़ी क्वेश्चन पॉपुलर है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि माइक्रोमीटर का एनविल किस धातु से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये एलॉय स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, माइक्रोमीटर की बात करें तो आपके जो है आपके अगर ये पूछा कि आपकी किस धातु से बनाया जाता है माइक्रोमीटर, अगर तो याद रखिएगा ये इनवार स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर का, गोले ये जब नहीं है, ये जाब है, याद रखिएगा। गोले जाब का सेंटर निकालने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, गोले जाब का सेंटर निकालना हो या समांतर रेखाएं खींचने के लिए, ठीक है, हम जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो जेनी कैलिपर इसका राइट आंसर है 25 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, और जेनी कैलिपर से क्वेश्चन और भी कुछ पूछता है, जैसे कि आपसे इसके अदर नाम पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, जेनी कैलिपर का अदर नाम ऑडले कैलिपर, हार्मोफ्लोराइड कैलिपर या पॉइंट टू लेग कैलिपर भी इसे हम कहते हैं। तो ये सारे आपके 3-4 नाम होते हैं आपके जेनी कैलिपर के, इन सारे नाम को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का, नेकिंग तथा ड्राइंग डाउन के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, नेकिंग तथा ड्राइंग डाउन के लिए हम फुलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें 2 होते हैं, एक टॉप का फुलर होता है, एक बॉटम का फुलर होता है। इन दोनों का प्रयोग करते हैं क्या चीज़, नेकिंग या ड्राइंग डाउन करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर का, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं जो क्योंकि
लेट इस वजह से हो जाता है कि क्योंकि मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। भले ही थोड़ी सी एक दो मिनट का वीडियो एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो अगर इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है तो मैं आप लोगों को बता करके चलूँ, ताकि एग्जाम में जो है आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना है। भले ही आप ये नोटिस करते हैं कि 50 क्वेश्चन ही हम एक वीडियो में उसका जो है क्वेश्चन जो है रिटर्न की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ में देखेंगे, ठीक है, तो अगर कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो मोर देन 100 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करिए और कंसंट्रेशन के साथ में देखिए करिए। कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कैसी भी समस्या हो, किसी भी चीज़ हो, उसको सॉल्व करने में आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प करती है। तो कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, सुनी हुई चीज़ें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सुनी हुई चीज़ें आपको लंबे समय के लिए याद रहती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि ध्यान लगा के जो भी चीज़ें बताई जा रही है आपकी वर्बली, उसको सुना करिए आप लोग। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना रहे हैं उसको आप लोग नोट बना रहे हैं तो उसको नोट करके रखिए। ये भले ही इस एग्जाम में नहीं, लेकिन हो सकता है ये अगले एग्जाम में किसी एग्जाम में आपसे पूछ दे। तो एक बार अगर आपकी प्रिपरेशन 100% हो गई तो आपको फिर एग्जाम क्रैक करने से या किसी भी जॉब को लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं बातें बताऊँगा, आप लोग काफ़ी समझदार हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप लोग अपने लेवल से भी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आप जो भी फिर भी मेरी तरफ से जो कुछ जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का, फेराइट में कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो याद रखिएगा, फेराइट में जो है आपका 0% कार्बन होता है, इसमें कोई कार्बन की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर का, 0.84 से कम कार्बन वाले स्टील को क्या कहते हैं? तो जिस स्टील में 0.8% से कम कार्बन हो उसे हम हाइपोइक्टेक्टाइल स्टील कहते हैं। क्या, कौन सा स्टील? हाइपोइक्टेक्टॉइड स्टील, ठीक है। और हाइपोइक्टेक्टाइल स्टील की बात करें तो ये आपका पाइराइट, ठीक है, और फेराइट का मिश्रण होता है। ये भी याद रखिएगा, हाइपोइक्टेक्टाइल, पाइराइट और फेराइट का मिश्रण होता है। और पाइराइट की बात करें तो जिसे हम यूक्टेक्टाइल स्टील को ही हम क्या कहते हैं? और पाइराइट कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर का, क्विंचिंग मीडिया कार्य कितने प्रकार का होता है? तो याद रखिएगा, क्विंचिंग मीडिया आपके 4 प्रकार के होते हैं। क्विंचिंग मीडिया का माध्यम मतलब है कि जो ऐसे ऐसे मीडिया मतलब ऐसे माध्यम जिनके माध्यम ऐसे चीज़ जो जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, वर्क जो है टूल को क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। तो क्विंचिंग मीडिया आपके 4 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे कि आपका ब्राइन सोल्यूशन हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, पानी हो गया और एयर हो गया, ये आपके 4 प्रकार के क्विंचिंग मीडिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इसे पूछता है एग्जाम में कि कौन सा क्विंचिंग मीडिया सबसे तेज़ गति से टूल को ठंडा करता है? तो याद रखिएगा, ब्राइन सोल्यूशन जो है आपका सबसे अधिक तेज़ गति से टूल को ठंडा करता है, ठीक है। तो ब्राइन सोल्यूशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे स्लो की बात करें तो आपका हवा हो जाएगा सबसे स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर का, टेम्परिंग में टूल को पुनः कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? तो जैसे कि हार्डनिंग और टेम्परिंग, इससे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। जब भी टूल को हार्ड किया जाता है तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण बढ़ जाता है, और ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परिंग ऑपरेशन करते हैं। तो टेम्परिंग करने के लिए भी क्या करते हैं? टूल को पुनः 400 डिग्री सेल्सियस से तापमान पे, कम तापमान पे उसको गर्म किया जाता है, और पुनः उसको क्या कहते हैं? जैसे कि टेम्परिंग आपको बता चुके हैं, जैसे क्विंचिंग मीडिया हो गया आपका, ब्राइन सोल्यूशन हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, पानी हो गया, इनमें हम डुबो करके उसको क्या करते हैं? उसको ठंडा करते हैं टूल को, ठीक है। तो वह जो है आपका टूल जो है आपका काफ़ी हार्ड और टेम्पर हो जाता है इस प्रकार से। तो नेक्स्ट इसे क्या, टेम्परिंग करने से क्या होता है कि टूल और मजबूत हो जाता है, दूसरे प्रकार का टूल को वो काट सकता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा, माइल्ड स्टील से सब क्वेश्चन पूछता है कि माइल्ड स्टील को किस में ठंडा किया जाता है? तो याद रखिएगा, या ऑयल में ठंडा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर हो गया, 31 नंबर क्वेश्चन है, रिवेटिंग प्लेटों को समीप लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सीट मेटल कार्य में जो है डॉली और क्या कहते हैं, रिवेट सेट, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, रिवेटिंग प्लेटों में 2 प्लेटों को अगर एक साथ मिलाना हो तो हम रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वैसे ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फैक्ट्री हेड को सहारा देने के लिए या रिवेट के हेड को सहारा देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए, उसके लिए हम डॉली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम पूछता है। और 2 सीटों को अलाइनमेंट मिलाने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इससे सीट मेटल में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर का, स्निप के द्वारा कितनी मोटी सीट मेटल काटी जा सकती है? तो याद रखिएगा, स्निप और शेयर, इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। तो स्निप के द्वारा हम 1.25 मिलीमीटर तक के मोटी सीट को काट सकते हैं, ठीक है। स्निप आपकी बात करें तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट स्निप और एक बेंड स्निप, ठीक है। तो कर्व और सीट को काटने के लिए हम बेंड स्निप का प्रयोग करते हैं, और नॉर्मली ऐसे हम स्ट्रेट स्निप का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, स्निप के द्वारा हम 1.2 मिलीमीटर तक मोटी सीट को काट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर,
खोखले पैनल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, खोखले पैनल बनाने के लिए हम बॉसिंग मैलेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। खोखले पैनल बनाना हो तो हमें बॉसिंग मैलेट का प्रयोग करते हैं। मैलेट की बात करें तो यह एक प्रकार का हैमर होता है, यह आपके लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, मैलेट किससे बनाए जाते हैं? तो लकड़ी के बनाते हैं। आपसे एग्जाम पूछता है क्वेश्चन कि मैलेट हैमर किस धातु से बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, यह लकड़ी से बनाए जाते हैं। ठीक है, और सॉफ्ट हैमर की बात करें तो ये आपके प्लास्टिक या लेदर से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। और क्या कहते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्या क्वेश्चन है आपका, सॉरी एक नंबर 33 नंबर है क्वेश्चन आपका कि स्ट्रेचिंग के लिए, सॉरी, ठीक है, याद रखिएगा। खोखले पैनल बनाने के लिए हम बॉसिंग मैलेट का प्रयोग करते हैं, वैसे ही स्ट्रेचिंग के लिए हम जो है हम क्या कहते हैं उसको, इंड फेस्ट है। ठीक है, स्ट्रेचिंग के लिए हम स्ट्रेचिंग के लिए हम इंड फेस्ड यानी कि कोरनुमा जो है हैमर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, गैसकेट, सील तथा स्पेसर किस पंच की सहायता से बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, गैसकेट, सील तथा स्पेसर को बनाने के लिए हम हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं। वैसे ही लेदर में अगर लेदर हो, उनमें भी अगर आपको होल वगैरह करना हो तो वहाँ पे हम हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन आपका, वायर नोच का कोण कितना होता है? तो याद रखिएगा, वायर नोच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखेंगे। वायर नोच का कोण जो होता है वो आपका 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम पूछा गया है। एसिड टैंक को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, इसके लिए हम लेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं वीडियो को ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आपको वीडियो कंप्लीट किया जाए। फिर भी मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, जो भी क्वेश्चन अगर डिटेल्स में आता है उसका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं आपको अपने आप को रोक नहीं पड़ता। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी जो है वीडियो रिकॉर्ड करके प्रोवाइड की जाए, और अधिक से अधिक इसका जो है आपको समय, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर है, तांबा, पीतल तथा टिन सीट की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, फ्लक्स की बात करें तो यह क्या करता है, जो ज्वाइंट होने वाली सतह है उस पर जो अगर कोई ऑक्साइड वगैरह है, कोई गंदगी है, उसको क्या करता है, उसको साफ़ करने का काम करता है। ठीक है, और यह क्या करते हैं, ज्वाइंट को जोड़ने में यह मदद करता है। तो ये याद रखिएगा, तांबा हो गया, पीतल हो गया, या टिन की सीट को सोल्डरिंग करने के लिए हम जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रास, ब्रॉन्ज, इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, और टिन हो गया, इन सभी की सोल्डरिंग करते समय हम फ्लक्स के रूप में जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर का, कास्ट आयरन किस फर्नेस से तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा, कास्ट आयरन जो होता है आपका क्यूपोला फर्नेस से, पिग आयरन आपका ब्लास्ट फर्नेस से, और राट आयरन जो आपका पुडलिंग फर्नेस से तैयार किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फर्नेस के तापमान को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो याद रखिएगा, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है फर्नेस के तापमान को मापने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लिप गेज को और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, स्लिप गेज को हम मार्किंग ब्लॉक या जॉनसन गेज भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। स्लिप गेज को हम क्या कहते हैं, जॉनसन गेज या मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, किसी स्लॉट, स्टेप तथा रिसेस की गहराई को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, इसके लिए हम डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं। किसी स्लॉट, स्टेप या रिसेस की गहराई को चेक करना होता है, हम डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर का, साइन बार का साइज लेते हैं। तो याद रखिएगा, जो साइन बार होते हैं ये एंगल मापने का कार्य करते हैं। ठीक है, और इसका जो साइज लिया जाता है, दो रोलरों के सेंटर के जो बीच की दूरी होती है उससे इसका साइज लिया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम पूछ सकता है। और साइन बार के मटेरियल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम पूछता है, तो याद रखिएगा, साइन बार जो है आपका अगर पूछे एग्जाम में कि किस धातु से बनाया जाता है, तो याद रखिएगा, साइन बार जो है स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है। और साइन बार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये साइन थीटा के आधार पर कार्य करता है। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन का जो है आंसर आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का, सर्कलिप का दूसरा नाम क्या है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। सर्कलिप को हम रिटेनिंग रिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटेनिंग रिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर का, हेक्सा मशीन में किस नट का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, हेक्सा मशीन हो या हैंड वाइस हो, इनमें हम विंग नट का प्रयोग करते हैं। या लाइट, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जहाँ पे असेंबली में बार बार नट जो है कंपोनेंट को खोलना हो या बंद करना हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम किस नट का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, वहाँ पे हम विंग नट का प्रयोग ही करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर का, साइकिल के कैरियर में किस स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। साइकिल के कैरियर में जो हम हेलिकल टॉर्सन स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, काटर को कहाँ फिट किया जाता है? तो काटर को याद रखिएगा, ये अक्ष के समकोण में इसको फिट करते हैं। काटर की बात करें तो एक प्रकार का टेम्परेरी फास्टनर है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि काटर किस प्रकार का फास्टनर है, तो याद रखिएगा यह टेम्परेरी फास्टनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, विंग नट को खोलने व टाइट करने के लिए किस स्पैनर का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा रिंग नट, सॉरी ये विंग नट नहीं है, रिंग है, रिंग याद रखिएगा, RING, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा ये गलती होगी, हम सोचे विंग नट है लेकिन ये है आपका रिंग नट। तो याद रखिए रिंग नट को खोलने व टाइट करने के लिए हम C स्पैनर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर का, वुडरफ की का आकार कैसा होता है? तो ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम पूछा गया है, उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा कि वुडरफ की का आकार कैसा होता है। तो वृत्त के वृत्तखंड के आकार का होता है, ठीक है, यानी कि सेमी सर्कुलर होता है, अर्धवृत्तखंड के आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर है, स्क्रैच और रिज को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा स्क्रैच और रिज को हम फ्लॉक कहते हैं, ठीक है, ये सरफेस आपकी जो क्या कहते हैं उसमें सरफेस फिनिश से क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर का, जब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि जब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है उसे हम ले कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, कह कि चीजल के किस भाग को हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा चीजल का जो हेड होता है, ठीक है, उसे हम हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं। और याद रखिएगा जो अगर क्या होता है आपका चीजल का हेड जो मशरूम हेड हो जाता है तो उसे हम ग्राइंडिंग करके पुनः उसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं चीज़ों से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि पुनः आपको रिवीजन करने की जो है रिपीट करने की ज़रूरत है। हमारा पहला प्रश्न है, धातु कर्तन की कितनी विधियाँ हैं? तो याद रखिएगा कि धातु कर्तन की 3 विधियाँ हैं, ठीक है। पहला होता है अब्रेशन, दूसरा होता है फ्यूजन और तीसरा होता है इंसिजन। ऑपरेशन होता है जब मेटल को ग्राइंडिंग व्हील की मदद से काटते हैं तो उसे हम ऑपरेशन कहते हैं। जब मेटल को गैस कटिंग के माध्यम से काटते हैं तो उसको फ्यूजन कहते हैं। और जब लेथ मशीन पे किसी मेटल को काटा जाता है उसे हम इंसिजन कहते हैं। तो ये धातु कर्तन की 3 विधियाँ होती हैं, इसको आप याद रखिएगा, ऑपरेशन, फ्यूजन और इंसिजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइल के फेस पर बने दांतों की प्रथम पंक्ति को क्या कहते हैं? तो जो फाइल होती हैं आपके कट के हिसाब से 4 प्रकार की फाइलें होती हैं, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, कर्व कट फाइल और रास्प कट फाइल। तो यहाँ पे डबल कट फाइल के बारे में बात की गई है, जैसे कि आपको क्वेश्चन को देखकर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कहा गया है कि फाइल के फेस पर बने दांतों की प्रथम पंक्ति को क्या कहते हैं? तो इसमें 2 दांते की जो है आपकी सेक्शन कटे रहते हैं, एक प्रथम पंक्ति होता है, एक दूसरी पंक्ति होती है। तो प्रथम पंक्ति को हम ओवर कट कहते हैं और इसका जो एंगल होता है वो 70 डिग्री होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद एक और कट लगा रहता है, उसको हम जैसे कि दूसरा कट कहते हैं, सेकंड कट कहते हैं, ठीक है। और यह जो उसको जो है हम क्या कहते हैं, अप कट कहते हैं, ठीक है। और इसका जो एंगल होता है वो 51 डिग्री होता है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। तो आपके फाइल से एंगल से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओवर कट पर दांते जो है एंगल कितने डिग्री पर बने जाते हैं। तो याद रखिए कि ओवर कट पर जो दांते होते हैं वो आपके 70 डिग्री के एंगल पर बने रहते हैं और अप कट में जो दांते होते हैं वो आपके 51 डिग्री पर बने रहते हैं, ठीक है। और फाइल के कट के एंगल से संबंधित एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि सिंगल कट फाइल के फेस पर जो दांता कटा रहता है वो सेंट्रल लाइन से कितने डिग्री पे कटा रहता है? तो याद रखिएगा क्या, जो सिंगल कट फाइल में जो सेंट्रल लाइन से दांता कटा रहता है वो आपके 60 डिग्री पे कटा रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और फाइल के कट से संबंधित क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं जो मैं आपको रिविजन करा देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं आपके साथ में रिविजन कर रहा हूँ तो इससे आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो आपकी सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट और रास्प कट, ये 4 कट के हिसाब से फाइलें होती हैं। तो सिंगल कट फाइल का जो अधिकतर यूज़ होता है यह मुलायम धातु के और फाइलिंग के लिए हम सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका रास्प कट फाइल, तो इसका प्रयोग करते हैं हम लेदर या लकड़ी की फाइलिंग करने के लिए हम रास्प कट फाइल का यूज़ करते हैं। और इसके क्रॉस सेक्शन यानी कि आकार के बारे में पूछा जाता है कि क्वेश्चन कैसी होती है, तो अर्धवृत्त आकार यानी हाफ राउंड का इसका आकार होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके और कर्व कट फाइल से पूछा जाता है कि प्लास्टिक की फाइलिंग करने के लिए हम प्लास्टिक या टिन की फाइलिंग करने के लिए हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि प्लास्टिक की फाइलिंग करनी हो, टिन की फाइलिंग करनी हो या डिप कटिंग एक्शन के लिए हम कर्व कट फाइल का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फाइल से कुछ क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछे जाते हैं तो उन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आप सही कर पाएंगे।
मुझे लग रहा है कि मैं वीडियो को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी कवर करें, लेकिन फिर भी मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं मैं उनको भी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि जेनी कैलिपर का दूसरा नाम ऑड लेग, हर्माफ्रोडाइट और पॉइंट टू लेग कैलिपर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन से आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि कई सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। इसके साथ ही किनारे से पूछा जाता है आपसे एक जेनी कैलिपर से एक क्वेश्चन कि किनारे से समानांतर रेखाएं खींचने के लिए किस कैलिपर का यूज़ करते हैं? तो याद रखिए वहाँ पे भी हम जेनी कैलिपर का यूज़ करते हैं। जेनी कैलिपर का दूसरा काम भी है, जैसे कि राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए भी हम जेनी कैलिपर का यूज़ करते हैं। जो कैलिपर होते हैं ये आपके अप्रत्यक्ष माप लेने वाले औजार होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होते हैं आपके कैलिपर आपके मुख्यतः आपके माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, और कैलिपर जो है आपका प्रयोग जो किया जाता है किसी भी जाब की आउटसाइड डायमीटर को मापने के लिए और इनसाइड डायमीटर को मापने के लिए। जॉइंट के हिसाब से कैलिपर आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक फर्म जॉइंट कैलिपर और एक स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। और अधिक शुद्धता की बात करें तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर जो है अधिक शुद्ध होते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, फोर्जिंग या रफ सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा फोर्जिंग या रफ सतहों मतलब पर हम किस जो है वाइट वाश का प्रयोग करते हैं। तो मार्किंग मीडिया थोड़ा सा जान लेते हैं इस क्वेश्चन, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो मार्किंग मीडिया है क्या? तो मार्किंग मीडिया एक प्रकार का पदार्थ होता है। यह आपके 4 प्रकार के होते हैं, वाइट पास, प्रशियन ब्लू और कॉपर सल्फेट और सेल्यूलोज लेकर। ये 4 प्रकार के मार्किंग मीडिया होते हैं, इसको याद रखिएगा। पुनः आपको एक बार रिवीजन बता दें कि मार्किंग मीडिया आपके 4 प्रकार के होते हैं, वाइट वाश, प्रशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेल्यूलोज लेकर। तो इनसे क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर देना चाहता हूँ। तो पहले आपको बता दिया मैंने कि मार्किंग मीडिया क्या होता है। तो ये एक प्रकार का पदार्थ है जो मार्किंग से पहले जाब की सतह पे लगाया जाता है, जिससे मार्किंग की लाइनें जो है आसानी से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें, ठीक है। और वाइट वॉश की बात करें तो यार आप सतह पर जैसे कि कोई जॉब की सतह जो है अच्छी प्रकार से फिनिशिंग नहीं की गई है, तो वहाँ पर हम वाइट वॉश का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका होता है प्रशियन ब्लू, तो इसका प्रयोग किया जाता है। मशीनिंग या फिनिशिंग की गई सतह पर हम प्रशियन ब्लू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कॉपर सल्फेट, तो पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो याद रखिए कि कॉपर सल्फेट जो है आपका जहरीला होता है। यह जहरीला क्यों होता है थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें इसमें मिलाई जाती है, ठीक है, इसको बनाने के लिए। तो इस वजह से ये क्या होता है, जहरीला होता है। और एक क्वेश्चन है आपका जो लास्ट मार्किंग मीडिया होता है वो है आपका सेलुलोज लेकर। तो सेलुलोज लेकर से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जो है विभिन्न रंगों में उपलब्ध है या विभिन्न रंगों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो है आपका सेलुलोज लेकर जो है विभिन्न रंगों में उपलब्ध है या विभिन्न रंगों में मिलता है। तो उम्मीद है अगर आप यहाँ आज के बाद से अगर कोई भी क्वेश्चन मार्किंग मीडिया से आपसे पूछा जाता है तो उन क्वेश्चन का जो है आप सही प्रकार आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पेशेंस के साथ में वीडियो को अंत तक बने रहें, ठीक है। आपकी आज की इस वीडियो में आप लोग काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पंच कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा पंच जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक प्रिक पंच और एक सेंटर पंच, ठीक है। तो प्रिक पंच होता है ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रिक पंच 30 डिग्री और एक प्रिक पंच 60 डिग्री। और डॉट पंच की बात करें तो ये इसका एक ही प्रकार होता है, और यह जो होता है इसका एंगल जो होता है सेंटर पंच जो होता है आपके एक ही प्रकार का होता है, इसमें कोई इसका अन्य प्रकार नहीं होते हैं। सेंटर पंच का एंगल आपसे पूछे तो यह 90 डिग्री होता है, ये भी याद रखिएगा। पंच कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सेंटर पंच एंगल होता है 90 डिग्री, प्रिक पंच इसके 2 प्रकार होते हैं, प्रिक पंच 30 डिग्री और प्रिक पंच 60 डिग्री। किसी बुक में आपको जो है पंच के 3 प्रकार बताए जाते हैं, लेकिन अगर आप निमी को फॉलो करते हैं तो निमी में आपको 2 ही पंच बताए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो 60 डिग्री प्रिक पंच है उसी को डॉट पंच कहता है, और वहाँ पे बताता है कि प्रिक पंच जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रिक पंच, डॉट पंच और सेंटर पंच, ठीक है। तो आप अगर हमें क्या करना है, निमी की बुक को फॉलो करना है, क्योंकि यह एक स्टैंडर्ड बुक है और इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और गवर्नमेंट द्वारा ये ऑथराइज्ड बुक है, तो इससे इसकी जो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। अगर आप अन्य किसी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं और आप किसी से गाइडेंस के बारे में पता करते हैं, पूछते हैं, तो लोग भी आपसे ये बताते हैं कि आप निमी के बुक को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि पंच कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए कि 2 प्रकार के होते हैं, सेंटर पंच और प्रिक पंच, ठीक है। सेंटर पंच की एंगल होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, और इसका प्रयोग करते हैं हम ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम सेंटर पंच का यूज़ करते हैं। और प्रिक पंच जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है, प्रिक पंच 30 डिग्री और प्रिक पंच 60 डिग्री। प्रिक पंच 30 डिग्री का यूज होता है डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, जबकि प्रिक पंच 60 डिग्री की होता है मार्किंग के लिए,
जिसे हम इसे क्या कहते हैं, प्रिक पंच 60 डिग्री को हम डॉट पंच भी कहते हैं। ठीक है, मार्किंग करते समय इसकी जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो दूरी है ये 2 से 3 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड किस धातु के बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा हेक्सा ब्लेड लो एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, हेक्सा ब्लेड का प्रयोग हम हेक्सा मशीन में करते हैं और इसकी जो लंबाई होती है वो 250 से लेकर के 300 मिलीमीटर तक होती है, यानी कि 250 टू 300 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, हेक्सा ब्लेड की बात करें तो यह आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड और हार्ड हेक्सा ब्लेड। इसके दांतों की सेटिंग की बात करें तो ये भी आपके 2 प्रकार की होती हैं, एक स्टेगर होती है और एक वेव सेटिंग होती है। तो स्टेगर सेटिंग में क्या होता है कि एक दांता आपका सीधा रहता है, फिर एक दांता मुड़ा रहता है, फिर एक सीधा रहता है, एक मुड़ा रहता है, ये स्टेगर सेटिंग में होता है। और वेव सेटिंग में क्या होता है कि यह एक जो आपकी वेव जो होती है उसी के हिसाब से आपकी दांतों की सेटिंग की जाती है। तो उम्मीद है इतने सारे क्वेश्चन अगर आप याद रखेंगे तो हेक्सा ब्लेड से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अधिकतर की बात करें तो हम अधिकतर जो फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आसानी से कार्य करता है, टूटता नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, मार्किंग के लिए रेफरेंस सरफेस का कार्य कौन करता है? तो याद रखिए कि मार्किंग के लिए रेफरेंस का जो कार्य करते हैं वो आपकी मार्किंग टेबल होती है। मार्किंग टेबल आपके कास्ट आयरन की बनाई जाती है, ये याद रखिएगा। और इसका प्रयोग और जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है उसकी सेटिंग के लिए भी हम करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, सरफेस गेज का अन्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि सरफेस गेज का अन्य नाम मार्किंग ब्लॉक या स्क्रैबिंग ब्लॉक भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। सरफेस गेज का प्रयोग हम और भी किस कार्य के लिए करते हैं? तो याद रखिएगा लेथ मशीन पर जॉब का सेंटर निकालने के लिए भी हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सरफेस गेज आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक फिक्स होता है, एक यूनिवर्सल होता है। ठीक है, तो फिक्स जो होता है उसमें उसकी स्पेंडल जो होती है डायरेक्टली उसके बेस से कनेक्ट होती है, जबकि यूनिवर्सल जो सरफेस गेज होता है इसकी जो बेस होती है इसमें जो उसकी स्पेंडल जो होती है एक रॉकर आर्म के माध्यम से बेस से कनेक्ट रहती है। ठीक है, और जो सरफेस गेज होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज, इसके बेस में एक वी ग्रुप दिया जाता है। तो वी ग्रुप क्यों दिया जाता है? ताकि राउंड जॉब के ऊपर भी इसको हम प्रयोग किया जा सके। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि इसमें स्क्राइबर लगे रहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम जॉब के मार्किंग करते हैं या गोले जॉब का सेंटर निकालना होता है हम वहाँ पे इसका भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी थोड़ा सा डिटेल अगर आ जा रहा है क्वेश्चन में तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मैं आपको पुनः बता देता हूँ। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आपको कम से कम समय की हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, एंगल प्लेट किस धातु के बनाए जाते हैं? तो याद रखिए कि एंगल प्लेट जो आपके कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। एंगल प्लेट का यूज़ मार्किंग करते समय जॉब को सपोर्ट देने के लिए हम करते हैं। ठीक है, और एंगल प्लेट में से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके वो है आपके जो एंगल प्लेट में स्लॉट्स दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं? ताकि नट के माध्यम से हम जॉब को क्लैम्प कर सके अच्छे प्रकार से। और इसमें एक रिप्स क्वेश्चन पूछता है कि रिप्स एंगल प्लेट में क्यों दिया जाता है? तो डिस्टॉर्शन से बचने के लिए हम एंगल प्लेट में रिप्स जो है प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिप्स और स्लॉट्स से इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे कि रिप्स दिए जाते हैं ताकि डिस्टॉर्शन से बचा जा सके, और स्लॉट्स दिए जाते हैं ताकि जॉब को उसमें बोल्ट के माध्यम से अच्छे प्रकार से क्लैम्प किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैमर किस धातु के बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा हैमर आपके कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, और हैमर से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जनरली, जैसे कि बॉल पिन हैमर पूछा जाता है कि बॉल पिन हैमर का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो रिपीटिंग या मार्किंग के लिए हम बॉल पिन हैमर का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा मार्किंग के लिए हम 250 मिलीग्राम हैमर का प्रयोग करते हैं, यानी कि 250 ग्राम के हैमर का प्रयोग करते हैं, मार्किंग के लिए करते हैं। ठीक है, हैमर आपके अन्य स्टील कास्ट स्टील के अलावा अन्य मेटल के भी बनाए जाते हैं, जैसे कि आपके लकड़ी के भी हैमर आपके बनाए जाते हैं। तो आपके वुडन हैमर कराते हैं। ठीक है, और फिनिशिंग कार्यों के लिए अभी आपको बता दें कि फिनिशिंग कार्यों के लिए या सीट मेटल कार्य के लिए भी हैमर बनाए जाते हैं आपके। तो वो जो हैमर होते हैं वो आपके प्लास्टिक या कॉपर के बनाए जाते हैं। तो नॉर्मली अगर आपसे पूछता है कि हैमर किस धातु के बनाए जाते हैं तो वहाँ पे याद रखिएगा कि कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, हैमर आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, ठीक है, स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, तो ये कुछ हैमर के प्रकार हैं। बॉल पिन हैमर का प्रयोग रिपीटिंग और मार्किंग के लिए करते हैं, ये याद रखिएगा। स्लाइस हैमर का प्रयोग फोर्जिंग शॉप में करते हैं, ये भी याद रखिएगा। स्लाइस हैमर की वजन की बात करें तो ये 2 से लेकर 10 किलोग्राम तक होता है, ये नॉर्मली याद रखिएगा। और इसके अलावा इससे अधिक भी स्लाइस हैमर आपका हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक कॉमन याद रखिएगा कि 2 से 10 किलोग्राम तक का हैमर होता है। ठीक है, और क्या बात इसमें है, तो हैमर का जो स्ट्राइकिंग पोर्शन होता है, यानी कि फेस जो होता है हैमर के स्ट्राइकिंग पोर्शन की जो हार्डनेस होती है 49 से लेकर 56 यानी कि 14x50 HRC रखी जाती है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और हैमर का जो चीक होता है उसको हम क्या करते हैं,
सॉफ्ट रखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैमर का कौन सा भाग जो है सॉफ्ट रखा जाता है। तो हैमर का जो चीक वाला पोर्शन होता है उसको सॉफ्ट रखा जाता है, क्योंकि उसी के ऊपर जो है हैमर का स्पेसिफिकेशन दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेबल गेज का प्रयोग किसके लिए करते हैं। तो याद रखिए कि बेबल गेज का प्रयोग हम कोण मापने के लिए करते हैं। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कोणीय मापन यंत्र है। ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेबल गेज किस प्रकार का यंत्र है। तो याद रखिएगा कि बेबल गेज जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कोणीय मापन यंत्र है। ठीक है, बेबल गेज आपके दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण बेबल गेज और एक यूनिवर्सल बेबल गेज। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेट शैंक वाले ड्रिल को किसने नहीं पकड़ा, सॉरी यहाँ पे किस में होगा, किस में पकड़ा जाता है। तो स्ट्रेट शैंक वाले ड्रिल को जो है हम ड्रिल चेक में पकड़ते हैं। ये अभी याद रखिएगा। शैंक आपके दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट शैंक और टेपर शैंक। तो स्ट्रेट शैंक वाली ड्रिल जो होती है छोटे डायमीटर की होती है और इसको हम ड्रिल चेक में पकड़ते हैं, जबकि टेपर शैंक वाली जो ड्रिल होती है वो बड़े डायमीटर की होती है, जिसे हम सॉकेट में हम प्रयोग जो है इसको पकड़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, कर्तन गति को और क्या कहते हैं। तो जो कटिंग स्पीड होती है उसे हम सरफेस स्पीड या पेरीफेरल स्पीड भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि कटिंग स्पीड को हम सरफेस स्पीड या पेरीफेरल स्पीड भी कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे कटिंग स्पीड से और पूछा जाता है इसके यूनिट के बारे में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा प्लीज़ कि कटिंग स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर प्रति मिनट में होती है। ठीक है, यानी कि 1 मीटर में आपकी जो कितनी मीटर काटी गई, इसको अगर हम लंबाई में माप लें तो उसे हम कहते हैं कटिंग स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कटिंग स्पीड की यूनिट क्या होती है या इकाई क्या होती है। तो याद रखिए कि मीटर प्रति मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ऑयल ग्रुप बनाने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि ऑयल ग्रुप बनाने के लिए हम हाफ राउंड चीज़ल का प्रयोग करते हैं। चीज़ल की बात करें तो यह एक प्रकार का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, और यह हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। चीज़ल के क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शंस की बात करें, यानी कि इसके आकार की बात करें तो यह षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी चीज़ल आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्लैट चीज़ल हो गया, क्रॉस कट चीज़ल हो गया, ठीक है, हाफ राउंड चीज़ल है, डायमंड पॉइंट चीज़ल है और वेव चीज़ल है। तो ये चीज़ल के कुछ प्रकार हैं। चीज़ल की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह मुख्यतः दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, एक हॉट चीज़ल और एक कोल्ड चीज़ल। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे थोड़ा। और अधिकतर जो है आपके हम जो ये हाफ राउंड चीज़ल है या वेब चीज़ल है, ये आपके कोल्ड चीज़ल का प्रकार है। हॉट चीज़ल का प्रयोग जो है हम करते हैं या फोर्जिंग शॉप में हम जो है हॉट चीज़ल का प्रयोग करते हैं। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं आपसे। हाँ, चीज़ल के एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस चीज़ल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मशरूम हेड चीज़ल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और चीज़ल का प्रयोग करते समय चीज़ल के फेस वगैरह पे ऑयल वगैरह का नहीं लगा होना चाहिए। और चीज़ल का प्रयोग करते समय चीज़ल के हेड पे हमें क्या करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए, वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़े तथा जटिल आकार के वर्कपीस को विभिन्न दिशाओं से ड्रिल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए बड़े तथा जटिल आकार के वर्कपीस को विभिन्न दिशाओं से ड्रिल करने के लिए हम ट्रेनियन जिग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। जिग क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जिग एक प्रकार का आपका टूल है जिसका प्रयोग हम वर्कशॉप में टूल को लोकेट करने, उसे गाइड करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये कार्य नहीं करता जो कि है वर्कपीस को क्लैंप करने का। ठीक है, ये आपको क्या करता है, टूल को वर्कपीस को लोकेट करता है और उसको क्या करता है, गाइड भी करता है, टूल को गाइड भी करता है। ठीक है, जबकि फिक्सर की बात करें तो टूल को केवल लोकेट करता है और उसे होल्ड करता है, ये जो है टूल को गाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके। ठीक है, और जिग से संबंधित कुछ क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के साथ बता देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर ये भले ही है आप इस वीडियो को एक बार देख रहे हैं, लेकिन आप वो पेशेंस के साथ में देखिए प्लीज़, और थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में हम जो भी बातें बता रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करिए। उम्मीद है आपको अगर एक बार भी इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आपके 40-60% आपके क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। और आप चाहते हैं कि नहीं आपके 100% क्वेश्चन सारे याद हो जाएं और मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो के 2 से 3 बार देखा करें, तब आप जो है अच्छे प्रकार से याद कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यह कड़वी सच्चाई है, मतलब इसको कहते हैं ना इंग्लिश में बिटर ट्रूथ, कि किसी भी चीज़ को एक बार में परफेक्ट से नहीं दिया जा सकता। हम लोग पहले इतने विकसित नहीं थे जितना आज हम एरोप्लेन से घूम रहे हैं और हवाई क्या कहते हैं ट्रेन से घूम रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से बातें करें, तो इतना पहले कोई भी चीज़ इतनी विकसित नहीं होती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ही बार में ये ना सोचिए कि मैं एक ही बार में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। और एक चीज़, हाँ, और एक क्वेश्चन आप देख करके मैं हमारी वीडियो का या किसी भी वीडियो को किसी भी चीज़ के बारे में एक कहते हैं ना कि उसमें
प्लीज़ डोंट बुक बाय इट्स कवर। मतलब आपने अगर वीडियो टीवी वगैरह देख रहे होंगे तो वहाँ पे ऐड आता है, एक सर्फ एक्सल है, नहीं पता नहीं कौन सा एक्सल है वो, सर्फ का डिटर्जेंट का वहाँ पे प्रचार आता है, ऐड आता है कि प्लीज़ डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। मतलब कि एक क्वेश्चन को या हमारे वीडियो थंबनेल को देख करके ये ना समझ जाए कि इस वीडियो के अंदर क्या कंटेंट है या हमें क्या चीज़ें मिलने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप वीडियो को देखिए, उसके बाद आप अपना रेटिंग, अपना सुझाव जो हमें दे सकते हैं, ठीक है। सॉरी आप लोग का हमने कीमती समय लिया उसके लिए पूरा, लेकिन मैंने मतलब जो भी हमने बातें बताई वो आपकी सही बातें हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास यही कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता, आप मेहनत और टाइम दीजिए, आपकी सफलता जो है सुनिश्चित होगी तभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते थे। हम जिग के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन आपसे जिग से पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाता है क्वेश्चन एक कि बोर्ड से लोकेशन लेने के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं। तो बोर्ड से लोकेशन लेने के लिए हम पोस्ट जिग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और पतले और कमज़ोर पतले और सॉफ्ट मेटल क्या करते हैं जॉब के लिए हम किस जिग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए कि सैंडविच जिग का प्रयोग करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सी इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिजर्वायर को साफ़ करने के लिए किस फ्लशिंग ऑयल का प्रयोग करते हैं। 90 डिग्री सेल्सियस, ओहो ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है, 90 डिग्री सेल्सियस नहीं है यहाँ पे, 1 सेकेंड प्लीज़। यहाँ से याद रखिएगा कि रिजर्वायर को साफ़ करने के लिए किस फ्लशिंग ऑयल का प्रयोग करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रिजर्वायर को साफ़ करने के लिए हम लुब्रेक्स फ्लक्स 22 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और रिजर्वायर क्या होता है, तो ये ऑयल को स्टोर करने की जगह होती है, यानी कि ऑयल को स्टोर करने वाली जगह को हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं, ठीक है। और इसे साफ़ करने के लिए हम 6 महीने में इसको एक बार साफ़ किया जाता है, और इसे साफ़ करने के लिए हम जो है फ्लशिंग ऑयल के रूप में लुब्रेक्स फ्लक्स 22 का यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि रिजर्वायर और ऑयल के स्टोर करने वाली जगह को क्या कहते हैं, तो वहाँ पे रिजर्वायर ऑप्शन रहता है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया जाए, और इसके साथ ही मैंने जो क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जाते हैं वो भी आपको आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया, और क्या क्वेश्चन अगर उससे घुमा कर क्वेश्चन पूछे तो क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने का प्रयास किया, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे मैं जो आप लोगों के साथ क्वेश्चन रख सकूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग से बस एक ही एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्त सर्कल, फ्रेंड सर्कल में, और ठीक है, ताकि आप मुझे आपके जो भी आपके जो फीडबैक आता है कमेंट में आप चीज़ें लिख सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है और किस प्रकार की इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बताएं। कुछ लोग PDF की डिमांड कर रहे हैं, तो मैंने कल की वाली वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक दे दिया था, वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप में जुड़ सकते थे। और आज की इस वीडियो में भी मैं प्रयास करूँगा कि वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करूँ, और उस लिंक के माध्यम से आप हमें व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं, और जो भी वीडियो हम डेली डिस्कशन करते हैं उस वीडियो का प्राप्त जो है PDF जो है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सअप के ग्रुप से आप हमें प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप भी कुछ सपोर्ट करें हमारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्युमिनियम किस धातु के अयस्क से प्राप्त होता है। तो याद रखिए कि एल्युमिनियम जो है आपके बॉक्साइट के से प्राप्त होता है। अयस्क क्या होता है, तो ये धातु का अशुद्ध रूप होता है, तो जो ज़मीन से प्राप्त होता है, पृथ्वी के नीचे से, ठीक है, पृथ्वी से नीचे से प्राप्त होता है, ठीक है। और विभिन्न धातुओं के जो अयस्क हैं, ये आपके जो धातुएं हैं उनके वो जो है अयस्क से ही प्राप्त होती हैं, मतलब अयस्क से ही धातु क्या होती बनती है। अयस्क क्या है, तो धातु का अशुद्ध रूप है, और अयस्क को ही शुद्ध रूप करके हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की धातु प्राप्त करते हैं, जैसे कि हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ये सारे क्या है आपके लोहे के अयस्क हैं। वैसे ही बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। कुछ अक्सर अयस्क से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये आयरन के अयस्क हो गए, बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इसके साथ ही पाइराइट जो होता है आपका कॉपर का अयस्क होता है, ठीक है। और जो और क्या पूछा था, पाइराइट हो गया आपका कॉपर का, और टिन स्टोन जो होता है आपका टिन का अयस्क होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इतने सारे याद रखिएगा, बाकी और भी जो अगर मुझे बाद में अगर याद आ जाएंगे तो उनका भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, बेंच वाइज का जा प्लेट किस धातु को बनाता है। तो बेंच वाइज को हम इंजीनियर वाइज भी कहते हैं, पहले ये याद रखिएगा कि बेंच वाइज को हम इंजीनियर वाइज भी कहते हैं। और इसका जो जबड़ा होता है, ये जा प्लेट होता है, ये टूल स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। और बेंच वाइज की जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। इसका हैंडल और स्पेंडल माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, जबकि इसकी जो स्प्रिंग होती है वो आपकी फास्फोरस ब्रोंज की बनी रहती है,
तो इतनी सारी चीज़ें आपको बेंच वाइज में से संबंधित याद रखनी है। बेंच वाइज का जो साइज़ लिया जाता है उसके जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। बेंच वाइज को फिक्स करने की बात करें तो यह वर्कर के यानी कि जो कारीगर हैं उसके केवनी के बराबर में इसको फिक्स किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका इसका यूज़ किस लिए करते हैं, तो वर्कशॉप में इसको इस जॉब के ऊपर मार्किंग या फाइलिंग करने के लिए, हम जॉब को होल्ड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस और कुछ क्वेश्चन आपसे बता देते हैं, सॉरी एक सेकंड प्लीज़। 18 और क्वेश्चन था आपका, कुछ वॉइस आपसे पूछा जाता है कि जैसे कि ड्रिलिंग या मिलिंग के कार्यों के लिए किस वॉइस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे याद है कि ड्रिलिंग या मिलिंग के कार्यों के लिए हम मशीन वाइज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और छोटे जाब को पकड़ने के लिए हैंड वाइज का प्रयोग करते हैं। पिन वगैरह को पकड़ने के लिए हम क्या कहते हैं उसको, नीडल वाइज नहीं, सॉरी, छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए याद रखें कि छोटे जाब को पकड़ने के लिए हैंड वाइज का यूज़ करते हैं। और फोर्जिंग शॉप में हम लेग वाइज का प्रयोग करते हैं। तो और लेग वाइज जो है आपकी, लेकिन याद रखिएगा यहाँ से कि लेग वाइज जो है आपकी माइल्ड स्टील की बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस कार्य में लेथ स्पिंडल की गति न्यूनतम होती है। तो थ्रेड कटिंग में लेथ की स्पिंडल की जो गति होती है वो कम से कम रखी जाती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, किस कार्य में लेथ स्पिंडल की गति न्यूनतम होती है, तो थ्रेड कटिंग में, ठीक है। और ये आपके लेड स्क्रू के माध्यम से काटी जाती है, ठीक है। थ्रेड कटिंग का कार्य होता है। और लेड स्क्रू की मैं बात कर, थ्रेड की यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि लेड स्क्रू में कौन से थ्रेड कटे रहते हैं, लेथ मशीन के लेड स्क्रू में कौन से थ्रेड कटे रहते हैं। तो याद रखिएगा वहाँ पे एकमी थ्रेड कटे रहते हैं। और एकमी थ्रेड के एंगल की बात करें तो ये आपका 29 डिग्री होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको हर एक प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको रेडी रहना है प्लीज़, ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत आप करिए और बाकी मैं आप लोगों के साथ में बना रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, जिग का कौन सा पार्ट ड्रिल के लिए सही लोकेशन प्रदान करता है। तो याद रखिएगा जिग का जो गाइड बूस होता है वो और ड्रिल के पार्ट्स के लिए सही लोकेशन प्रदान करता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन शॉप में किस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा प्रोडक्शन शॉप में हम सेंटरलेस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपकी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए इस वजह से। तो नेक्स्ट याद रखिएगा प्रोडक्शन शॉप में किस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा सेंटरलेस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं हम प्रोडक्शन शॉप में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा कितनी शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। तो याद रखिए ग्राइंडिंग मशीन की द्वारा 0.5 मिलीमीटर तक की शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है असेंबल किए गए दो पार्ट्स के बीच के संबंध को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा असेंबल किए गए दो पार्ट्स के बीच के संबंध को फिट कहते हैं। फिट आपके 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। क्लियरेंस फिट्स, इंटरफेरेंस फिट्स और ट्रांजिशन फिट, ठीक है। तो क्लियरेंस फिट जो है आपकी रनिंग और स्लाइडिंग फिट्स आपके क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आती हैं। और एक क्वेश्चन कॉमन आपसे पूछा जाता है फिट से, ट्रांजिशन फिट के, तो ठीक है। तो बैलगाड़ी का जो पहिया होता है, रिम फिटिंग जो होती है वो आपकी ट्रांजिशन फिट जो है आपको उसमें आता है। आपका किसका उदाहरण है, बैलगाड़ी का पहिया फिट करना किसका उदाहरण है, ट्रांजिशन फिट का उदाहरण है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये रिम का पूछा जाता है, रिम फिटिंग किसका उदाहरण है, तो आप वहाँ पे भी आपका याद होगा, याद रखिएगा ट्रांजिशन फिट, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, स्टीलियन गैस सिलेंडर का दाब कितना होता है। तो स्टीलियन गैस सिलेंडर का दाब होता है 15 से 16 किलो पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसको याद रखिएगा। एक सिलेंडर से कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग काला होता है और इसके वॉल पे जो है राइट हैंड थ्रेड कटी रहती हैं, जबकि स्टीलियन गैस सिलेंडर का रंग मैरून होता है। मैरून ना हो तो वहाँ पे आप लाल आंसर भी कर सकते हैं, लेकिन जो है मैरून जो आपका सही आंसर होता है, ठीक है। और इसके सिलेंडर पे इसके वॉल पे जो है आपके लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी रहती हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर का, प्री हीटिंग के लिए जाब को कितने डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है। तो याद रखिए कि प्री हीटिंग के लिए जाब को 900 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी 900 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म करते हैं। और प्री हीटिंग के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा गया कई सारे एग्जाम में कि प्री हीटिंग के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि प्री हीटिंग के लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए तापमान जो है 900 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, दो स्लिप गेजों को आपस में स्लाइड करते हैं चिपकाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम रिंगिंग प्रोसेस करते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। और ये तो क्वेश्चन आपको भी याद हो गया होगा कि स्लिप गेजों को आपस में स्लाइड करते हुए चिपकाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसी को हम रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मिट वेल्डिंग में मुख्य धातु के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि थर्मिट वेल्डिंग में मुख्य धातु के रूप में हम एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, सेपर मशीन कार्य करती हैं। तो ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में कार्य करती हैं, ये भी याद रखिएगा। जबकि आपकी प्लेनर मशीन की बात करें तो आपकी रिवर्स स्ट्रोक में कार्य करती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे।
कि सेपर मशीन आपकी फॉरवर्ड स्ट्रोक में, जबकि प्लेनर मशीन आपकी रिवर्स जो है रिवर्स स्ट्रोक में, बैकवर्ड स्ट्रोक में कार्य करती हैं, रिवर्स नहीं बैकवर्ड स्ट्रोक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, टूल मेकर बटन किस धातु के बनाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम का ही है, पूछा गया है किसी एग्जाम में कि टूल मेकर बटन किस धातु के बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि हार्ड एंड स्टील के बनाए जाते हैं टूल मेकर बटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, जिस तापमान पर लुब्रिकेंट कहता नहीं बहना रुक जाता है उसे हम पोर पॉइंट कहते हैं। तो लुब्रिकेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसके प्रॉपर्टीज से संबंधित। तो लुब्रिकेंट जिस तापमान पर बहना रुक जाता है उसे हम पोर पॉइंट कहते हैं। इसके साथ ही फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि लुब्रिकेंट के जिस तापमान पे उसमें क्या आग पकड़ ले उसे हम फायर पॉइंट कहते हैं, और लुब्रिकेंट के जिस तापमान पे लुब्रिकेंट में आग ना पकड़े लेकिन उससे पर्याप्त मात्रा में धुआं निकले उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और तो हो गया आपका फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विस्कोसिटी। तो लुब्रिकेंट का विस्कोसिटी क्या होती है, तो उसकी यह जो विस्कोसिटी है जो ये आपके उसका गढ़ापन से इसका संबंध है, तेल के लुब्रिकेंट के गढ़ापन। जिस भी लुब्रिकेंट का जो भी लुब्रिकेंट अधिक गढ़ा होगा इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी हाई होती है। ठीक है, तो लुब्रिकेंट आपके 3 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखेंगे, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। ग्रेफाइट आपका सॉलिड लुब्रिकेंट का उदाहरण है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, बाकी आपके ग्रीस जो है आपका सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड इसको कह सकते हैं, और सोल्यूबल ऑयल ये सब जो है आपके लिक्विड के एग्जाम्पल है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश लुब्रिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो फ्लैश लुब्रिकेशन का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो रिंग लुब्रिकेटर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है इसमें कि ग्रेविटेशनल लुब्रिकेशन का उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो वीक फील्ड लुब्रिकेशन जो है आपका ग्रेविटेशनल लुब्रिकेशन का उदाहरण है, तो इसको याद रखेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, शाफ्ट का जो भाग बेयरिंग के अंदर आता है उसे क्या कहते हैं। तो इसको जनरल कहते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा प्लीज़ कि शाफ्ट का जो भाग बेयरिंग के अंदर आता है उसे हम जनरल कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, 2 इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि 2 इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम बेवल गियर का प्रयोग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, रेफरेंस के लिए किस स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि रेफरेंस के लिए हम डबल 0 ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्लिप गेज आपके 4 ग्रेड मिलते हैं। ठीक है, 1 डबल, जैसे कि 1 सेकेंड, और उसमें 0 डबल 0। ठीक है, तो रेफरेंस करने के लिए डबल 0 ग्रेड का यूज़ करते हैं, जबकि कैलिब्रेशन के लिए हम 0 ग्रेड का यूज़ करते हैं। वर्कशॉप के लिए हम किस ग्रेड का, तो ग्रेड 2 का प्रयोग करते हैं, जबकि टूल रूम कार्यों के लिए हम ग्रेड 1 के स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों के सामने इसमें डिटेल हमने बता दिए। और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा वीडियो को, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, जीआई के पाइप पर जंग से बचने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो जीआई के पाइप पर यानी कि जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, तो इस पर जंग वगैरह का खतरा ना हो इसके लिए हम जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिंक की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, एब्रेसिव स्टिक का दूसरा नाम क्या है। तो एब्रेसिव स्टिक को हम हॉर्न भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, जब के हिल्स तथा वैलीज को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम प्रोफाइल मीटर का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। हिल्स होती है जो आपकी जाप की सतह पर जो उठी हुई सतह होती है उसको हिल कहते हैं, और जो थोड़ा सा क्या कहते हैं डेंट जो होता है उसको हम वैली कहते हैं, मतलब जो थोड़ा सा डाउन सरफेस होगी उसको हम वैली कहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, वीडियो अब थोड़ा सा हम फास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि बहुत समय हो गया मुझे लग रहा है कि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 38 नंबर का, काटिंग टूल के मूवमेंट के द्वारा सरफेस पर बढ़ने वाले पैटर्न को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, काटिंग टूल के मूवमेंट के द्वारा जो सरफेस के और जब की सरफेस पर जो पैटर्न बन जाते हैं उसी को हम सरफेस टेक्सचर कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, गेज की लैपिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि गेज की लैपिंग के लिए हम बोरॉन कार्बाइड का यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिएगा और इसको याद होना चाहिए आपका इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, प्लायर किस धातु के बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा प्लायर जो आपके कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, लेथ मशीन पर गियर अथवा पुली को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि लेथ मशीन पर गियर अथवा पुली को पकड़ने के लिए हम मैंडल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेथ मशीन पर खोखले जाब को पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर भी आप याद रखेंगे, वहाँ पर भी आपका आंसर जो है आपका मैंडल ही होगा। ठीक है, तो ये 41 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं,
और एक ये आपकी रिवीजन क्लास थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं किया, और फिर भी मैंने प्रयास किया कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वहाँ से पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन का जो है आपको डिटेल कर सकूँ। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप हमारे इस वीडियो का PDF फ्री PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे आप आज की इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर के आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर लिए। और पुनः आप लोगों की वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और वीडियो का लगातार जो है देखते रहिए। किसी भी आपको पुनः मैं बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ को एक बार में परफेक्ट से नहीं दिया जा सकता। इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2-3 बार देखा करें, और इससे आपको जो है जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है कि पहली बार में जो मैं आपको लोगों के साथ बातें बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में नहीं आए, और दूसरी बार वीडियो को देखते हैं, तीसरी बार देखते हैं तो उसको आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, बाकी आप भी किस प्रकार के अगर आपको किसी प्रकार की कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।